गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एसएसटी क्लास। कल हमने 6 वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने कर लिए होंगे। कंप्लीट कर लिया क्या? क्या आप लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया पूरा? यस मैम। वेरी गुड। तो अब ऐसा करते हैं, 7 वाला चैप्टर उसको स्टार्ट करते हैं। और नोटबुक अभी तक किसी की भी आई नहीं है, आप लोग अपनी नोटबुक चेक करवा लें जिसका भी काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जहां तक अगर नहीं हुआ है तो आप नोटबुक तो लेकर आओ ताकि मुझे पता चले आपने कितना काम कर रखा है, कितना नहीं कर रखा है ना। और जिसके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है तो वो बताओ मुझे आके, ताकि मैं आप लोग को वो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर सिविक्स 7 चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। हमारा जो चैप्टर है आज का वो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? सो व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड, यानी कि ये जो मार्जिनलाइज्ड वर्ड है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो टेक आउट पेज नंबर 80, chapter number 7. To be marginalized is to be forced to occupy the sides of fingers and thus not to be at the center of things. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. कि marginalized जो word है वो हमारी सोसाइटी में या सोशली जब हम देखते हैं तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, ये ज़्यादातर हमारे साथ होने वाली ऐसी स्थिति है जिसको हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। वो कौन सी स्थिति हो सकती है? जैसे कि इफ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, दैट इज इफ योर टेस्ट इन म्यूजिक और फिल्म इज डिफरेंट, if your accent marks you out from others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in your peers. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think, how you act are quite right or acceptable to others. अब इसका क्या मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर, जैसे हम क्लास का एक एग्जांपल लेते हैं, तो क्लास के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि जो सारे बच्चों को जो गेम पसंद है, किसी एक बच्चे को वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या होगा, वो उस गेम को खेलेगा नहीं, वो अलग रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई कंपटीशन होता है तो सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई एक दो बच्चे नहीं करेंगे, तो वो उस ग्रुप से अलग हो गया। यानी कि बाकी सब क्या करेंगे, यही देखेंगे ना कि ये हमारे साथ नहीं है, इसको अलग रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग क्लास के अंदर किसी के साथ बैठना चाहते हो, किसी के साथ नहीं बैठना चाहते हो। कोई ऐसा बच्चा होता है जिसमें क्लास में कोई नहीं बैठना चाहता उसके पास में, सब बोलते हैं नहीं ये तो हमें बहुत परेशान करता है, ऐसा बहुत बार होता है ना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़, कई बार कोई ड्रेस पहन के आता है जो सबसे अलग होता है, तो सब क्या बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हीरो समझ रहा है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है जो औरों से अलग होती है, जो अपने आप को दूसरों से अलग कर देती है, उस चीज़ों को, उस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, as in the classroom, in the social environment too, groups of people or communities may have the experience of being excluded. Their marginalization can be because they speak a different language, follow different custom, or belong to a different religion group from the majority community.
They may also feel marginalized because they are poor, considered to be low social status and viewed as being less human than others. कि बहुत सारे सिर्फ क्लासरूम के ही अंदर ही नहीं बल्कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नए खरीद नहीं पाते, तो वो अपने आप को उस सोसाइटी से अलग मानते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि पुअर, गरीब है, खरीद नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, यानी कि जो जिनका कस्टम अलग है, अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, तो उन लोगों से जाकर हम मिलना भी बहुत कम पसंद करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या करती है, सोसाइटी से उस पर्सन को अलग कर देती है। जैसे कि मान लो कि ये ग्रुप यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब एक तरीके की भाषा बोलते हैं, एक जैसा ही रहना चाहते हैं, एक जैसे ही खाना खाते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं। अगर यहाँ कोई दूसरा पर्सन आता है जो इन लोगों से अलग तरीके के कपड़े पहनता है, इन लोगों से अलग तरीके से खाना खाता है, इन लोगों से भाषा दूसरी बोलता है, कपड़े अच्छे नहीं है पहनने के लिए, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको अपने साथ रखेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बना देंगे, ये इनका ग्रुप बन गया और ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। ये अलग हुआ किससे, सोसाइटी से, और सोसाइटी से अलग हो गया बिकॉज ऑफ अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, सारी चीजें, तो ये पर्सन क्या कहलाएगा, मार्जिनलाइज्ड कहलाएगा। ठीक है, तो आगे आपको इसका वर्ड का मीनिंग, सो sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. This sense of different and exclusion leads to community not having access to resources and opportunities in their inability to assert their rights. तो ये जो पर्सन है ये क्या होगा, सोसाइटी से अपने आप को अलग रखेगा किस, और हमेशा डर में जिएगा, यानी कि हमेशा उसे डर होगा कि कहीं ये लोग उसे परेशान नहीं करें, ये लोग उसे अपने साथ रखेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लो लड़कियों का या लड़कों का जो ग्रुप होता है उनमें से तुम किसी एक लड़की को इग्नोर कर रहे हो या एक बच्चे को किसी को इग्नोर कर रहे हो, तो वो हमेशा क्या होगा, कैसा फील होता है उस टाइम पर कि ये तो मुझे साथ ही नहीं रखते हैं, हमें अपने साथ नहीं रखते, तो हमेशा उस बच्चे को क्या फील होगा, अकेलापन महसूस होगा, डर लगेगा कि कहीं उससे कोई कुछ कह ना दे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये मार्जिनलाइज्ड कहलाती है। This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities. तो इस तरीके का जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, पीछे, मतलब कि सोसाइटी में हर चीज से वो पीछे हो जाएगा, जो अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड है वो इसे नहीं मिल पाती है। So they experience a sense of disadvantage and powerlessness with more powerful and dominant section of society who own land, are wealthy, better educated and politically wonderful. तो क्या होगा कि जो ये पर्सन है इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, वेल्थ। ये सारी चीजें ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये पुअर है। तो ये क्या हो गया, सोसाइटी से अलग हो गया, अपने आप को अलग मानने लगेगा। तो इस तरीके के जो पर्सन है वो किसमें आते हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में। So thus marginalization is seldom experienced in one sphere. Economic, social and cultural and political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. यानी कि ये चीजें जो है वो हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप को सोसाइटी से सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली क्या करती है, अलग करती है, और इस तरह की सिचुएशन क्या कहलाएगी, मार्जिनलाइज सिचुएशन कहलाती है। So in this chapter you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today. तो इस चैप्टर के अंदर आगे स्टोरी दी गई है जिसको हम पढ़ेंगे और जिसमें किसके बारे में बताया गया है, टू कम्युनिटीज के बारे में बताया गया है जिनको सोशली मार्जिनलाइज्ड किया गया था। ठीक है, तो आप पेज नंबर 81 पे देखो, Adivasis and marginalization. An Adivasi family in Delhi
Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. कि आदिवासी फैमिली से दिल्ली के अंदर सोमा और हेलन दोनों क्या कर रहे थे, रिपब्लिक डे पर जो पैरेड होती है उसको वो देख रहे थे टीवी पर। किसके साथ? अपने ग्रैंडफादर के साथ। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, यानी कि जो आदिवासी लड़का था उसने क्या कहा कि अरे देखो देखो दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासी एज ओनली डांसिंग, कि हमेशा वो बच्चा अपने दादा से क्या पूछ रहा है कि हमेशा जो आदिवासीज हैं उनको डांस करते हुए ही क्यों दिखाया जाता है यहाँ पर। सो यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस, कि क्या वो इसके अलग यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, कि सब लोगों को पता नहीं है कि आदिवासीज जो हैं उन लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पहले अभी भी जैसे अगर अपन आदिवासी का नाम लेते हैं तो इससे क्या दिमाग में आता है कि हाँ, जो जंगलों में रहते हैं, झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, वो आदिवासी कहलाते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, जगह जगह घूमते, यही सारी चीज़ें आती है। लेकिन बहुत से ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो क्या करते हैं, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन उनको मिली हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी सोसाइटी में देखी जाती है। सो द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, उनके ग्रैंडफादर जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो आदिवासीज की लाइफ है वो भी बहुत रिच हो चुकी है। मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तब वो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा, व्हेन आई वॉज यंग अवर विलेज इन ओडिशा वॉज ब्यूटीफुल, यानी कि जब वो यंग थे तब उनका गांव कहाँ पर था? उड़ीसा में, जो कि बहुत सुंदर था। वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड, यानी कि हमें वो सारी चीज़ें मिलती थी जो हमें चाहिए होती थी, और वो चीज़ें कहाँ से मिलती? ज़मीन से। एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस, और उसके साथ साथ जो जंगल होता था उससे वो चीज़ें ले आते। वी इन टर्न रिस्पेक्ट द लैंड, द फॉरेस्ट एंड द रिवर, और उसके बदले में वो क्या करते थे? उस जमीन की, उस जंगल की और उस रिवर की पूजा करते थे, क्योंकि उसी से वो सारी चीजें उनको मिलती है। सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट अवर्स, अचानक से उनको ये कहा गया कि ये जंगल आपका नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड कॉन्ट्रैक्टर कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट, जो फॉरेस्ट के जो होते हैं ना, कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर जो थे, उन लोगों ने फॉरेस्ट का बहुत सारा हिस्सा जो था वो क्या कर दिया था? काट दिया था। इफ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस, अगर हम लोग उसके लिए लड़ते कि आप जंगलों को क्यों काट रहे हो, तो उसके लिए फिर क्या होता? उनकी पिटाई हो जाती। एंड देन टू अस टू कोर्ट, और या फिर हमें जेल ले जाते, वो कोर्ट में ले जाते। वेयर वी डू नॉट हैव अवर लॉयर्स, जहाँ पर हमारा कोई लॉयर्स नहीं था। कहीं पर भी हम देखेंगे कि आदिवासी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का कोई भी लॉयर नहीं था। एंड कुड नॉट फाइट अवर केस, और ना ही हमारा कोई केस लड़ता, कि अगर ये पता चले कि आदिवासी के लिए हमें कोई केस लड़ना है तो उसके लिए कोई लॉयर किया भी नहीं जा सकता था। देन दादू, हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, कि उन्होंने क्या कहा कि वो जो बच्चे थे वो पूछ रहे थे तो कि आपने फिर कैसे मतलब ये सब किया। मेनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव अवर होम्स, कि बहुत हम लोगों में से बहुत से लोगों को क्या करना पड़ा? अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन्स, जो सीजनली वर्क, सीजनल वर्क क्या होता है? कि मौसम के अनुसार काम मिलना। जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो जो अगर जैसे मान लो जो बाजरा वगैरह है और या फिर जो गर्मियों में होने वाली जो फसलें हैं वो उगाते हैं, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर 3-4 महीने ही उनको काम मिलेगा। दूसरा क्रॉप अगर कोई नहीं कर रहा है तो उस सीजन में उनको कुछ काम नहीं करना। तो इस तरीके का जो वर्क होता है वो सीजनल वर्क कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और ये जो गन्ने वगैरह के जो जूस होते हैं, ये सब हमें कब मिलते हैं? गर्मियों में मिलते हैं। तो उस टाइम पर तो काम है, अगर वही आप उसका काम कर रहे हो और उसके अलावा फिर क्या होगा? उसका काम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके का जो काम होता है वो क्या कहलाता है? सीजनल वर्क कहलाता है। देन द कंपनी वाला केम, दे सेड देयर वॉज आयरन ओर अंडर आवर लैंड, कि फिर उसके बाद में जो कंपनी वाले थे वो आए,
जो कंपनी वहाँ सेटअप करना चाहते थे वो आए। उन्होंने क्या बताया कि इस ज़मीन में क्या है, आयरन ओर है, यानी कि यहाँ पर मिनरल्स है, एंड दे वॉन्टेड टू माइन इट, इसीलिए वो वहाँ क्या बनाना चाहते हैं, माइन बनाना चाहते हैं, माइंस वगैरह जो होती हैं। दे प्रॉमिस जॉब एंड मनी, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ नौकरी मिलेगी और इसके बदले पैसे भी मिलेंगे। इफ़ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम, अगर वो ज़मीन वो लोग उसे बेच दें तो। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, कुछ गांव वाले तो खुश हो गए, एंड अदर सेड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइफ्स, लेकिन कुछ ने क्या कहा कि इससे हमारी लाइफ जो है वो पूरी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड वी वुड गेट नथिंग, और हमें कुछ नहीं मिलेगा। सम गेव थम प्रिंट्स नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ, कि कई लोगों ने तो थम प्रिंट्स अपना अंगूठा भी लगा दिया, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे तो उन लोगों का अंगूठा लगाया गया, और उसके बाद में क्या हुआ, वो जमीन उनको दे दी गई। ओनली ए फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स, टोकन जॉब्स यानी कि कई लोग ऐसे थे जिनको सिर्फ कुछ ही लोगों को उनमें से नौकरी दी गई। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमने हमारी जमीन को नहीं बेचा। देन दे बीट एंड थ्रेटन अस, फिर उन लोगों ने मारना पीटना चालू कर दिया। एंड टिल इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स्ड टू सेल एंड अबंडन द लैंड ऑफ देयर फोर फादर्स, यानी कि उनके जो पूर्वजों की वो जमीन थी वो उन्हें जबरदस्ती उनसे छीन ली गई। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज, उनके पास सपोर्ट किसका था, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो गवर्नमेंट थी उनका सपोर्ट था। अवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिस्ड ओवरनाइट, यानी कि रातों रात उनकी पूरी कमाई का जो साधन था वो खत्म हो गया। ओ दादू एंड अवर लैंड वॉट, यानी कि उसके बाद में हमारी जमीन का क्या हुआ। फॉर अवर 30 एकर्स वी गॉट ए लिटिल मनी, यानी कि जो 30 एकड़ जमीन यानी कि 30 एकड़ जो जमीन थी उसके बदले में उन्हें कुछ ही पैसे दिए गए। फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि सिर्फ किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, उसके बाद में मैंने मेरे दोस्तों को दोबारा कभी भी नहीं देखा, मैं उनसे कभी मिला ही नहीं। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर, यानी कि जो पैसे थे उससे शहर में रहना बहुत मुश्किल था, और उसके बाद में उनके लाइफ को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ना ही कोई काम था। वी वर ऑल क्रैम्प्ड इनटू ए टाइनी रेंटेड रूम, हम लोगों ने क्या किया, फिर एक किराए का रूम लिया। हाउ वी मिस्ड अवर केयर फ्री लाइफ द ओपन स्पेस, यानी कि हमने हमारा जो जीवन था कितना अच्छा, हमें हमारी ज़मीन के ऊपर हम खेती कर रहे थे, रह रहे थे, वो सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट ए जॉब इन दिल्ली, कुछ सालों बाद में उन बच्चों को बता रहे थे वो दादाजी कि आपके पापा को जॉब मिली, कहाँ, दिल्ली में। एंड वी ऑल मूव्ड हियर, और फिर हम दिल्ली आ गए। दोज वर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, क्योंकि वो बहुत बुरा समय था। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स, इसी कारण तुम दोनों बच्चे कई सालों तक स्कूल भी नहीं जा पाए। आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, यानी कि मुझे स्कूल जाना, वो बच्चा जो था वो कह रहा था कि मुझे स्कूल जाना बहुत गंदा लगता है। एंड वी हैड मिस सो मच अवर्स, I hated going back to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us. यानी कि हम अगर होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो दूसरे बच्चे क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। We spoke सांथली at home and did not know हिंदी, यानी कि वो कौन सी भाषा बोलते थे, सांथली भाषा बोलते थे, हिंदी उनको आती नहीं थी, तो दूसरे बच्चे क्या करते थे, उनकी भाषाओं को सुनकर हंसी उड़ाते थे। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, लेकिन वो लड़की जो थी वो क्या कर रही थी, लेकिन अब हमारे दोस्त भी बन गए हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, यानी कि अब मैं कुछ इंग्लिश में भी वर्ड्स बोल सकती हूँ। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स अवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, कि वो लड़का क्या कहता है कि काश मैं अपना घर और हमारी ज़मीन मेरे दोस्तों को दिखा पाता, ये सब खत्म होने से पहले। यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट अवर विलेज, कि आप उसको अभी भी बता सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। इट हैज़ ए लॉट टू टीच देम, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वन डे आई विल मेक ए
मूवी ऑन दिस स्टोरी। वो लड़की क्या कहती है कि एक दिन मैं इस स्टोरी के ऊपर क्या बनाऊंगी, एक मूवी बनाऊंगी। एंड अवर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी, और वो कहानी किसकी होगी, हमारी कहानी होगी, आदिवासियों की कहानी होगी। So you just read about how दादू was forced to leave his village in ओडिशा। तो इस चैप्टर में हमने अभी स्टोरी से हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से दादू जो थे उन्हें फोर्सली उनके गांव से निकाल दिया गया। दादू स्टोरी सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ आदिवासीज इन इंडिया। कि दादू की जो स्टोरी है वो जितने भी आदिवासीज हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ मिलियंस जो आदिवासीज इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उन सभी की कहानियों में से एक है। You will read more about the marginalization of this community in this chapter। तो इसी चैप्टर के अंदर हम आगे मार्जिनलाइजेशन के बारे में और पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अपने चैप्टर को रीड करना है, उसके साथ साथ जिसने भी अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इज देयर एनी डाउट, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। अभी तक जो बताया आपको समझ में आ गया सब? यस मैम। ऐसे कैसे बोल रही है मानसी? मैम फीवर हो रहा अच्छा, है। फीवर हो रहा है, तो ध्यान रखो बेटा। और अगर होमवर्क वगैरह नहीं हुआ है तो आप बताओ कि कहाँ तक किया है, तो मैं आपको नोटबुक जो है वो भेज सकूं, है ना? मैम सिक्स चैप्टर ही बचा, आज करूंगी मैम बैठ। हाँ, कर लेना बेटा आराम से, ठीक है। और बाकी हार्दिक, तुम्हारा कहाँ तक हुआ है? मैम पूरा कर लिया हमने 6 चैप्टर पूरा कर तक। लिया? तो नोटबुक चेक करवा लो बेटा। यस मैम। हाँ, आज आ जाओ आप, ठीक है। यस मैम। हाँ, और अभिषेक आपका कहाँ तक हुआ है? मैम मेरा भी 6 चैप्टर का ही बचा है। 6 का ही बचा है, तो उसको कंप्लीट कर लो। और मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आती हूँ, तो आप उसी दिन आके नोटबुक चेक करवा लेना, ठीक है ना? ओके मैम। ओके बेटा। मैम